हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ड्राफ्टिंग की डेफिनेशन क्या है, यंग लॉयर्स को ड्राफ्टिंग कैसे सीखनी चाहिए, ड्राफ्टिंग के 10 बेसिक टिप्स क्या है जिससे कि यंग लॉयर्स अपना ड्राफ्ट इम्प्रूव कर सके, जज और क्लाइंट पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और आपके क्लाइंट को रिलीफ मिल सके। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ड्राफ्टिंग की डेफिनेशन वैसे कोई सर्टेन नहीं होती, पर फिर भी बहुत जगह ड्राफ्टिंग को इस तरह डिफाइन किया गया है। लीगल ड्राफ्टिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग और राइटिंग अ लीगल डॉक्यूमेंट. It is a process of drafting a document such as contracts, agreements, deeds, will and pleadings. These documents should be clear, conscious and accurate. हिंदी में ड्राफ्टिंग को इस तरह परिभाषित किया गया है: कानूनी प्रारूपण, कानूनी दस्तावेज का प्रारूपण या लेखन की एक संरचित विधि है। यह अनुबंध, समझौते, कर्म, वसीयत और दलील जैसे दस्तावेजों का प्रारूपण करने की एक प्रक्रिया है। ये दस्तावेज स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए। अब हम आज के वीडियो में कुछ प्लीडिंग्स के बारे में भी जानेंगे। ऑर्डर 6 रूल 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये कहता है कि दैट एवरी प्लीडिंग मस्ट कंटेन अ कॉन्शियस स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स बट नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड एंड शुड बी डिवाइडेड इनटू नंबर्ड पैराग्राफ्स। इसका डिटेल में मतलब हम 10 टिप्स के माध्यम से जानेंगे। अब ये मैं 10 टिप्स आपको प्लीडिंग्स और ड्राफ्टिंग की आज के वीडियो में देने जा रहा हूँ। नंबर 1, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ड्राफ्टिंग? आपके ड्राफ्टिंग का पर्पज क्या है? क्या ये कानूनी नोटिस है? क्या ये किसी नोटिस का रिप्लाई है? क्या आप किसी कोर्ट केस को फाइल करने के लिए ड्राफ्ट कर रहे हैं या आप कोई डीड प्रिपेयर कर रहे हैं? तो आपकी ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसका मर्म होना चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट होने चाहिए। टिप नंबर 2, फैक्ट्स नॉट लॉ। प्लीड द फैक्ट्स एट नॉट लॉ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग। मतलब क्या है? आप फैक्ट्स को प्लीड कीजिए, आपको लॉ की साइटेशंस को प्लीड करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के यंग लॉयर्स या बहुत सारे लॉयर्स अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजमेंट उसमें अपने ड्राफ्ट में लिख देते हैं, अपनी प्लीडिंग्स में लिख देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर केस पर हो सकता है। मान लीजिए आज वो लॉ प्रिवेलिंग है, वो साइटेशन प्रिवेलिंग कर रहा है, कल ना को जब आपका केस 2 साल 5 साल बाद फाइनल हियरिंग के लिए आए और वो लॉ नहीं रहे, वो लॉ में कोई बदलाव हो जाए, वो लॉ या वो साइटेशन जो है उसको टर्न डाउन कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कोई नई साइटेशन जो उसके विपरीत हो वो बना दी जाए, तो आपके क्लाइंट को बहुत डैमेज हो सकता है। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने आकाश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली रिपोर्टेड इन 2022 एससीसी में कहा कि इट हैज़ बीन नोटिस दैट इन द बेल एप्लीकेशन अपार्ट फ्रॉम स्टेटिंग द फैक्ट्स elaborate extract from judgments have been made part of the pleading. The learned drafting counsel is requested to adhere to the basic principles of the pleading and state only facts and the legal provisions applicable along with the grounds on which the bail has been sought. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक लॉयर ने बहुत सारे साइटेशंस कोट कर दिए बेल एप्लीकेशन में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा इस जजमेंट में कि आपको केवल अपने फैक्ट्स प्लीड करने चाहिए, लॉ प्लीड या साइटेशंस को कोट नहीं करना चाहिए। अब है पॉइंट नंबर 3, मटेरियल फैक्ट्स ओनली। देखिए, बहुत सारे फैक्ट्स घटना से रिलेटेड, केस से रिलेटेड फैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको काम के और मटेरियल फैक्ट्स ही जो आपको प्रूव करने हैं वो ही आपको ड्राफ्टिंग करने हैं, वो ही उनकी प्लीडिंग करनी है। आप यदि ऐसे फैक्ट्स डाल देंगे जिनको आप ऑरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए डैमेजिंग हो सकता है। इसलिए आप ड्राफ्ट उतना ही लिखें जिसको आप एविडेंस से प्रूव कर सकें, उतनी ही प्लीडिंग का पार्ट आपकी ड्राफ्टिंग में बनाएं। इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वीरेंद्र नाथ गौतम वर्सेस सतपाल सिंह, जो कि 8 दिसंबर 2006 को डिसाइड हुआ, उसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल मटेरियल फैक्ट्स ही प्लीडिंग का पार्ट होने चाहिए। अब है पॉइंट नंबर 4, कंसाइज एंड प्रेसाइज।
देखिए हमारा ड्राफ्ट प्रेसाइज होना चाहिए, ये एक निबंध की तरह होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला बोर भी ना हो जाए, लेकिन उसका संपूर्ण मर्म या मतलब हम उसमें पूरी तरह नरेट कर दें, पूरी तरह लिख दें। बहुत छोटा होगा तो बहुत सारे फैक्ट्स छूट जाएंगे, बहुत बड़ा होगा तो आप ऐसी आलतू फालतू की बातें लिख देंगे जो कि आपके लिए डैमेजिंग हो सकती है और ऑपोजिट पार्टी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब एक नंबर 5 है नो एविडेंस। देखिए आप कोई भी एविडेंस से अपने केस को प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको उसकी प्लीड करने की या ड्राफ्टिंग में उसकी प्लीडिंग का पार्ट बनाने की ड्राफ्ट करके रिक्वायरमेंट नहीं है। कई जने क्या करते हैं कि जिस डॉक्यूमेंट पर आप रिलाई कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को पूरा कोट कर देते हैं अपने प्लीडिंग्स में। ऐसी ड्राफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। और चूंकि आप केवल उसका हवाला दे सकते हैं कि इस तारीख को ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन उस डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं उनको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर है लीगल प्रिंसिपल जो नेक्स्ट है। देखिए क्या है, जब आप ड्राफ्टिंग करने बैठें, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे से वो बेल एप्लीकेशन हो, चाहे से वो 482 जो 528 BNSS है वो हो, तो आपको सारे लॉ का, साइटेशंस का, लेटेस्ट जजमेंट्स का आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज के प्रिवेलिंग कानून क्या है, कहीं वो लॉ ओवर रूल्ड, कहीं वो साइटेशन ओवर रूल्ड तो नहीं हो गया, कहीं वो लॉ जो आप जिसके आधार पर आप ड्राफ्ट कर रहे हैं कहीं वो लॉ प्रिवेलिंग तो नहीं है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रख के ही ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आज भी कई लॉयर्स IPC और CRPC लिख देते हैं, जबकि आज IPC और CRPC हमारे भारत का कानून ही नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब है इम्पॉर्टेंट रिसर्च एंड प्रिपरेशन। ऐसे नहीं कि यंग लॉयर कोई क्लाइंट आया और सीधी ड्राफ्टिंग करने बैठ गए, उनको पूरी थॉरो रिसर्च करनी चाहिए और प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये कैसे हो सकती है, देखिए आपको पहले मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एंटीसिपेटरी बेल आई, तो आप 3 जनों से सबसे पहले उनके ड्राफ्ट कलेक्ट कीजिए जो उन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल करी हो। फिर आप ये भी कलेक्ट कर सकते हैं कि उसमें क्या जजमेंट रहा, क्या ऑर्डर रहा, उसके अकॉर्डिंग 2-3 जनों से आप कलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अपना ड्राफ्ट करना चालू कीजिए और ड्राफ्ट जो है आप अपने क्लाइंट को पढ़ाइए। इसका कारण है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई फैक्ट्स को स्किप कर गए हो जो बहुत ज़रूरी हो, या आपने कुछ फैक्ट्स को गलत लिख दिया हो तो आपका क्लाइंट उसको करेक्ट भी कर सकता है। तो क्लाइंट ज़रूर पढ़ाइए, यदि हो सके तो आपके सीनियर्स को या आपके कलीग्स को भी पढ़ाइए या उनसे डिस्कस ज़रूर कीजिए। तो और आपके कोर्ट में जो कंप्यूटर टाइपिस्ट ऑपरेटर होते हैं उनसे भी आप ड्राफ्ट लेके आइए, आपके सीनियर से ड्राफ्ट लेके आइए। उन सबको पढ़ने के बाद ही आप अपने क्लाइंट के लिए ड्राफ्टिंग कीजिए। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है मेंटेन अ प्रोफेशनल टोन। देखिए आपके ड्राफ्ट में एक प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए, एक सभ्यता झलकनी चाहिए। आप केवल पॉजिटिव और अच्छे शब्दों का ही चयन कीजिए, हल्के शब्दों का चयन मत कीजिए, वरना कोर्ट में आपका इंप्रेशन खराब होता है। एक और भी बात है, यदि आप कभी भी अपील ड्राफ्ट कर रहे हैं या 482 जो 528 BNSS है वो ड्राफ्ट कर रहे हैं, रिट पिटीशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो आप किसी जज पर एलिगेशन लगाने का आपको अधिकार नहीं है। आप इतना ही कह सकते हैं कि उन जज ने, लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट के जज ने जब जजमेंट दिया तो प्रिंसिपल्स का, लीगल प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं रखा, फैक्ट्स को इग्नोर किया और ये जो जजमेंट है वो लॉ के अनुसार सही नहीं है। उन पे व्यक्तिगत आक्षेप कभी भी नहीं लगाना चाहिए, वरना जिस अपीलेट या हायर कोर्ट के सामने आप अपेयर होते हैं आपका बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है। इसके बाद है यूज स्मॉल एंड क्लियर सेंटेंस इन स्मॉल पैरास। देखिए आपको जब ड्राफ्टिंग करें किसी भी सूट की, क्रिमिनल में अपील की, एप्लीकेशन की, तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने चाहिए और पैरा वाइज ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। उनको हर फैक्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में छोटे छोटे पैराज में लिखना चाहिए। पैरा इतना बड़ा ना हो कि जो है उसको पढ़ने में ही समझने में बोरिंग फील होने लगे। अब आप एक और बात ध्यान रखिए, हो सकता है कभी आपको उसको अमेंड करना पड़े, तो आप यदि इतना बड़ा पैरा लिख देंगे तो आपको अमेंडमेंट करने में बहुत परेशानी होगी। वरना आप सिंपली कोट कर पाएंगे कोर्ट को आर्ग्यूमेंट के समय कि पैरा नंबर 7 देखिए, पैरा नंबर 12 देखिए, तो कोर्ट भी आपकी बात को बहुत आसानी से समझ पाएगा और अप्रिशिएट कर पाएगा। इसके बाद लास्ट है मेंशन रिलीफ पैरा इन लास्ट पैरा, रिलीफ क्लॉज इन लास्ट पैरा। देखिए जब आप कोई भी नोटिस, कोई भी सूट
या अपील एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं तो लास्ट में आप रिलीफ जरूर मेंशन कीजिए कि आप क्या चाहते हैं कोर्ट से या ऑपोजिट पार्टी से। वो रिलीफ स्पेसिफिक होना चाहिए। यदि 2 या 3 रिलीफ हैं तो उनको अलग अलग पैरा में स्पेसिफिकली लिखना चाहिए। रिलीफ ड्राफ्ट करते समय आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि रिलीफ यदि में कोई गलती हो गई तो फिर कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगी। तो आज के इस वीडियो में हमने ड्राफ्टिंग के प्रिंसिपल डिस्कस किए, नए एडवोकेट्स ड्राफ्ट करना कैसे सीखे ये डिस्कस किया, प्लीडिंग्स क्या होती है और कैसे प्लीडिंग्स करनी चाहिए ये डिस्कस किया। इन सब बातों का कोर्ट में बहुत महत्व है। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।